आज मैं आप सबका एक परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे सामने बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव और हिंदू जागरण समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री नरेंद्र सिंह जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद भूपेंद्र जी, आपने समय दिया। आज 16 अगस्त है। हम सारे लोग कल आज़ादी का जश्न मनाया और लाल किले की प्राचीर से बहुत सारी घोषणाएं हुई प्रधानमंत्री जी द्वारा, आपने भी सुना होगा। उसमें कुछ बातें निकल कर आती हैं। जैसे पहली बात थी कि जीएसटी को रिफॉर्म किया गया। 8 साल जीएसटी को लगे हुआ। 8 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि समय के मुताबिक महसूस हो रहा था कि इसका रिव्यू हमने कराया और ये महसूस हुआ कि कुछ जो है इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। तो आगामी दिवाली पर उसकी कुछ घोषणा होने वाली है। सामान्य जो घरेलू वस्तुएं हैं उन पर जीएसटी शायद कुछ कम होने वाला, डबल धमाका मिलने को है। तो आप किस रूप में देख रहे हैं? सबसे पहले तो भूपेंद्र जी, मैं आपको ये सवाल करने के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है और भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा कल लाल किले के प्राचीर से डबल तोहफे की बात हुई, यानी दोगुने तोहफे की बात हुई। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो हमेशा डबल ही की बात करते हैं। इन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, आपने सुना होगा। और दुगनी हुई कि नहीं हुई, मैं पूछ लूँगा तो आप बताइए, हुआ कि नहीं हुआ। इसके पहले इन्होंने कहा था कि मैं देश के नौजवानों को इतना लाख रुपया उनके खाते में ऐसे कर दूंगा, जब विदेश से पैसा आएगा मैं विदेश से पैसा लाऊंगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, गरिमामय पोस्ट है उनकी, और वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और अपने प्रधानमंत्री की कोई कमी मुझे नहीं निकालना है। हाँ, ये जरूर है कि इनकी योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं, देश की जनता इनसे बहुत संतुष्ट है। अब पूरे भारत के विपक्ष जो है ड्रामा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि विपक्ष को भारत के प्रधानमंत्री की बात समझ में आती नहीं है, लेकिन देश की जनता तो पूरी की पूरी समझ रही है। 8 सालों में तो देश की जनता ने अपने प्रधानमंत्री को इतना समझ लिया कि 75 साल के जितने भी पुराने प्रधानमंत्री हैं उनसे भी ज़्यादा समझ लिया। तो हमारे देश की प्रधानमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने डबल तोहफे की बात कही है। तोहफा जब मिलेगा तो देश की जनता देखेगी, जवाब तो देश की जनता देगी, निश्चित तौर से देगी, और दे भी रही है। इसका एहसास हमारे देश के प्रधानमंत्री जरूर करें, क्योंकि इस बार जो प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बोल रहे थे, उनकी आवाज़, या तो उनका स्वास्थ्य खराब था, या तो कहीं न कहीं से 8 साल जो देश में उन्होंने जनता के लिए किया, कहीं न कहीं से उनकी अंतरात्मा में कुछ कशिश थी कि हमने जो सोचा था वो देश की जनता को नहीं दे पाया। तो उन्होंने डबल तोहफा देने की बात कही, लेकिन आवाज़ में थोड़ा दम था। दम कब था? जी जी, मेरा सवाल ये था कि रिफॉर्म किया गया जीएसटी को। भारत की जनता उस समय से ही चिल्ला रही थी, 8 साल पहले से ही, कि जीएसटी कहीं ना कहीं पैनिक हो रहा है। इनको 8 साल बाद इस बात की मतलब सूझ आई कि इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और अब समझ में आ रहा है कि चीज़ें सस्ती होंगी। आपको भूपेंद्र जी इस बात का पता नहीं है, हमारे देश में टैक्स जो था, जो हमारी भाजपा की सरकार है इससे पहले, बहुत कम था, इसलिए देश का विकास भी बहुत कम था। भाजपा की सरकार आने के बाद टैक्सों की जो बढ़ोतरी हुई, तो ये शौकियाना अंदाज में नहीं हुआ, क्योंकि टैक्स जब रेवेन्यू आया देश की जनता से वसूल करके, तो आपने देखा कितना बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ये भी तो सोचिए, अब इतना टैक्स आ गया भारत सरकार में के अंदर, इतना टैक्स आ गया है कि अब भारत सरकार का खजाना झेल नहीं पा रहा है। तो अब ये उसको रिफॉर्म करके भारत की जनता को अब तोहफा भी देंगे। अरे, लेते हैं तो देते हैं, सरकार है, जब लेगी तभी तो देगी। तो इन्होंने लिया है, अब ये देने का काम करने जा रहे हैं, उसको इंतजार करिए आप। कहने का मतलब ये है कि कहा जाता है हमारे प्रधानमंत्री जी को कि हमेशा कुछ नया सोचते हैं, नया कुछ करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमेशा रिफॉर्म करते हैं। जैसे नोट के लिए भी नोट को भी बदला गया, आप जानते ही हैं।
तो रिफॉर्म करते हैं, तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि जोखिम भी हो जाता है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ये भूतपूर्व युवा प्रधानमंत्री हैं, भूतपूर्व युवा प्रधानमंत्री हैं, और ये कोई भी जोखिम लेने के लिए डरते नहीं हैं। जैसे आप नोटबंदी का देखा था आपने, वो निर्णय जो लिया उन्होंने 75 सालों में किसी की औकात थी लेने की? नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लिया, और लेने के बाद देश की स्थिति को कहाँ पहुँचाया, जरा देखिए आप, देश कहाँ पहुँच गया। देश आज ये 3 ट्रिलियन की बात करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ 3 ट्रिलियन नहीं, ये भारतवर्ष जो है दुनिया का सबसे समृद्धवान देश होगा, वो भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। देखिए, दूसरे इनकी घोषणा पे हम आते हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि हमारा देश जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, और इसको लेकर पूरा विश्व आश्वस्त है। हाँ बिल्कुल आश्वस्त लेकिन भारत के लोग आश्वस्त हैं? आप आश्वस्त हैं या नहीं हैं? देखिए, हमारा प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि पूरा विश्व जो है वो आश्वस्त है, तो हम भारत के लोग तो अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। हम विपक्ष थोड़े हैं, हम तो भारतीय किसान यूनियन भानु और हिंदू जागरण समिति के लोग हैं। हम कोई पार्टी तो है नहीं, हम भी पार्टी का मतलब विपक्ष तो है नहीं। हम तो अपने देश के प्रधानमंत्री जब तक हैं तब तक इनके साथ हैं। कल कोई और बन जाएगा उसकी बात करेंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि देश का प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है हमारे। तो मतलब आप फ्यूचर को लेकर आश्वस्त हैं, काफ़ी कुछ विकास होने वाला है हम सबके लिए भी, और सबको रोजगार। देखिए, रोजगार की बात आई तो आज तीसरी घोषणा आ ही गई साथ में। 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल रहा है, 1 लाख करोड़ का पैकेज बना है। क्या इसको आप बिहार में चुनाव है उसके नज़रिए से देखते हैं, या वाकई ये कुछ पैकेज कुछ कमाल करने वाला है? देखिए, सच बोले तो कल देश में आज़ादी का जश्न मनाया गया। 15 अगस्त 1947 के दिन देश आज़ाद हुआ, उसका जश्न मनाया गया। हमारे देश के जो माताएं थी जिनकी गोदियां सुनी हुई, जो बहनें थी जिनके सिंदूर धुल गए, जो बच्चे थे जो अनाथ हो गए, उसका दर्द और पीड़ा आज़ादी की बात की देश के राजनेताओं के अंदर तो है नहीं। अब रही बात ये रोजगार की, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु, राष्ट्रीय महासचिव और हिंदू जागरण समिति प्रवक्ता नरेंद्र सिंह, भारत की जनता नौजवानों को ऐलान करता हूं कि 3.5 करोड़ नौकरी की जरूरत इस देश में हमको नहीं है। अब तो हम बनेंगे नेता। अब नौजवान देश में बनो नेता, क्योंकि नेता बनोगे तो तुम्हारे खजाने भर जाएंगे, नौकर बनोगे तो तुम हैंड टू द माउथ रहोगे। इसलिए मैं देश के नौजवानों को आह्वान करता हूं कि जो चुनाव 2027 में आ रहा है, जो चुनाव बिहार में आ रहा है, उसमें तुम लोग नेतागिरी में उतर जाओ, और ये पुराने जितने पार्टी के नेता हैं इनके बैनर पोस्टर फाड़ फूड़ के फेंको, बल्कि ये पुराने नेता मंच पे आए तो इनको दौड़ा दौड़ा के इतना मारो कि गांव से बाहर चले जाएं, और तुम करो नेतागिरी और इनको बैठाओ नीचे। तुम बैठो मंच पे और नीतीश को बैठाओ नीचे, लालू को बैठाओ नीचे, तेजस्वी को बैठाओ नीचे, और जहां जहां चुनाव हो देश के नौजवानों तुम मंच को कवर करो। मंच को कवर करोगे, पटना कवर कर लोगे, मंच को कवर करोगे, लखनऊ कवर कर लोगे, मंच को कवर कर लोगे, आप राजस्थान में जयपुर राजधानी उसको जो भी है आप मंच को कवर कर लोगे, देश की गद्दी पे आप बैठोगे। अरे अनपढ़ गवार जाहिल जिन्होंने न तो कोई समाज का काम किया न देश का काम किया, उनके बाप दादाओं ने कुंटल के कुंटल हीरे जवाहरात विदेशी बैंकों में जमा कर दिए, वो बने नेता। और तुमको चाहिए रोजगार, काहे को रोजगार नहीं, तुम बनो नेता। जब नेता बनोगे तो तुम देश को रोजगार भी दे दोगे। इसलिए आह्वान करता हूं, कोई 3.5 करोड़ नौकरी की जरूरत अब देश की नौजवानों को नहीं है। नौजवानों, तुम्हें नेता बनने की जरूरत है। आपकी बात में बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं, और बहुत सही तरीके से आपने एक तरीके से क्रिटिसाइज भी किया है कि युवाओं को आपने कहा कि नेता बनने के लिए
सच्चाई तो यही है कि हर कोई नेता बनना चाहता, नेता जो जो भी नेता बने हैं देश में, उनको पेंशन कार्ड, जितनी बार चुनाव जीतते हैं उतनी बार उनको पेंशन मिलती है, उतनी आराम तलब जो है उनके जीवन सर यापन। एक बात कहूँगा, लालू भैंसिया चराते थे, रावड़ी दूध निकाला करती थी, अब वो बने नेता 40 साल से, इसके बाद उनके बेटा बनेंगे नेता, फिर उनके बेटा बनेंगे नेता। तो बिहार में क्या नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों की कमी है? अरे मैं कह रहा हूँ बिहार के IAS ऑफिसर्स बने हुए जो पढ़े लिखे लोग हैं और राजनीति में, और बिहार को संभालो। आए देश के नौजवानों, जो देश में IAS ऑफिसर्स बन के तुम घूम रहे हो, और राजनीति में धरती माँ भारत माँ तुमको पुकार रही है। इन देश के गद्दार राजनेताओं को, जो ये राजनेता बन करके कुर्सी संभाले हुए हैं, बुढ़े हो गए, ठेंगुने काम नहीं कर रहा है, 70-75 साल की हो गए, आप उनको नेता बनाए हुए, जल्दी करो, इनको दूर, इनको नीचे उतारो, और अगर नहीं उतारते हो तो इनके पास आग के अंगारे फेंक देंगे, देश की जनता जल के राख हो जाएगी। देर नहीं लगने वाली है इन नेताओं के पास, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल आपने करारा तमाचा मारा है इस आज की राजनीतिक व्यवस्था पे। बहुत बढ़िया आपने जो है इनको समझाया है कि वाकई एक नेता का काम केवल नेतागिरी नहीं, उसको देश चलाना है, देश संभालना है, और देश की समस्याओं पे भी ध्यान देने की जरूरत है। युवा बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, 15,000, 20,000, 25,000, 40,000 की नौकरी करते हैं, ये अनपढ़ होते हैं, उसके बावजूद भी ये करोड़ों अरबों रुपए अपने जेब में भर भूपेंद्र लेते जी, हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर देश का CM, देश का PM अगर जननायक है तो इतनी सिक्योरिटी फोर्स की जरूरत क्यों? इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं से अराजक तत्वों द्वारा ये पैदा हुए ये नेता हैं, इसलिए इनको सिक्योरिटी की जरूरत है। जनता इनको अगर प्यार करती तो सिक्योरिटी क्यों? अरबों अरबों के सिक्योरिटी का खर्चा इन नेताओं के ऊपर जो हो रहा है, वो देश की जनता के ऊपर नहीं हो रहा है। आप सोचिए जरा, पार्लियामेंट के अंदर कई 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 हजार करोड़ रुपए का जब सेशन चलता है, पैसा खर्च होता है, वो देश की जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए। जरूरत क्या है? बहसबाजी करते हो, कोई काम नहीं कर। इसलिए IAS, PCS, IFS और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग, आप आइए राजनीति में। धरती माँ भारत माँ आपको पुकार रही है, भगत सिंह की आत्मा आपको पुकार रही है, चंद्रशेखर आजाद की आत्मा आपको पुकार रही है। बनिए चंद्रशेखर, बनिए आजाद, क्योंकि भारत माँ को फिर से जरूरत है, क्योंकि जो ये आज़ादी है ये हमको पूर्णतया अभी नहीं मिली है। नेताओं को केवल आज़ादी मिली है, ट्रेन फूंक दो, बस फूंक दो, हिंदू मार दो, मुसलमान मार दो, सिख मारो, ईसाई मारो, ये आज़ादी केवल नेताओं को मिली है। देश की जनता को और अधिकारियों को भी आज़ादी नहीं है। अपने 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 विवेक से IAS नहीं काम कर पा रहा है, IPS नहीं काम कर पा रहा है, नेताजी का फोन आता है, छोड़ दो, कहाँ से काम चलेगा? इसलिए कब तक इनकी गुलामी करोगे? अरे अंग्रेजों की गुलामी उस समय के लोग किए, देश हमारा गुलाम हुआ। अब आप इनकी गुलामी से निकलो, मैं कहता हूँ बुद्धिजीवी, इनकी गुलामी से निकलो, आप आओ मैदान में, धरती माँ पुकार रही है आपको। नरेंद्र सिंह जी, आपने अपनी अपनी राय, अपने विचारों को इतनी बेबाक तरीके से रखा, बहुत ही अच्छा लगा, और हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके आभारी हैं। आपने समय दिया, और ऐसे ही अपने बेबाक तरीके से आप देश का आह्वान करते रहिए और लोगों को दिशा देते रहिए, ये आपसे कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर।